बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आज हम भूषण काव्य के से संबंधित चौथे अध्याय में महत्वपूर्ण जो दो पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। प्रत्येक दोहे से पूर्व मैंने भूषण से संबंधित आपको कई जानकारियां प्रदान की। इस तथ्य को आप विशेष रूप से ध्यान में रखें कि रीतिकाल के अंतर्गत भूषण ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने श्रृंगार, विलास और यौवन के मांसल रमणीय स्वरूप से अलग हटकर अपनी कविता रची। तत्कालीन समाज में जो घात प्रतिघात चल रहे थे उसका किसी भी तरीके से लोगों को जानकारी नहीं होती थी और सामान्यतः जैसा राजा था वैसी ही प्रजा थी। उस काल में जनता जो थी उसका उद्देश्य भी श्रृंगार, विलास और यौवन के मांसल जो दृश्य हैं उनको सुनने के लिए वे आतुर रहते थे। भूषण ने लीक से हटकर अपनी कविता रची और वह इस कारण से तत्कालीन जो समाज था उसे बहुत पसंद आई, क्योंकि सभी कवियों ने रीतिबद्ध एक दायरे में रहकर ही कविताएं रची थी। भूषण और पद्माकर, शूदन ये ऐसे कवि हैं रीतिकाल के जिन्होंने वीर रस से संबंधित कविताएं लिखी और बड़ी ओजस्वी भाषा में इन्होंने वीर रसात्मक काव्यों की रचना की थी, जिसमें जो जातीयता है, जिसका अर्थ हम राष्ट्रीयता से ले रहे हैं, उसका स्वर बहुत अच्छी तरीके से मुखरित हुआ था। भूषण के काल का जो परिवेश था वह पूरी तरीके से एक आतताई जो राजा था उसकी ओर भूषण के द्वारा ध्यान दिलाया गया था। जो एक विशेष वर्ग था, हिंदू वर्ग, इसके प्रति एक जो तत्कालिक शासक था उसकी आक्रोश और जो घृणा थी वह किसी से छिपी हुई नहीं है इतिहास में। कई आलोचकों ने इस कारण से भूषण पर सांप्रदायिकता या का आरोप भी लगाया है, लेकिन यह तथ्य पूरी तरीके से हम कह सकते हैं मानने योग्य नहीं है, क्योंकि भूषण ने जिस राष्ट्रीय भावना को गति प्रदान की उसमें किसी प्रकार की सांप्रदायिकता हमें नज़र नहीं आती है। आज के जो प्रस्तुत जो दो पद हैं उसका पहले हम अध्ययन करें, उसके पश्चात हम उसकी व्याख्या करेंगे। पद संख्या आपने 19 पाठ्यपुस्तक में। गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को, दावा पुरुहुत को पहारन के कुल पर, पक्षिन के गोल पर दावा सदाबाज को, भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब पछाह देश दक्षिण ले उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिव राज को। इस पद के अंतर्गत सबसे पहले तो जो कठिन शब्द हैं उसका पहले आप समझ लें उसको। यहाँ दावा से तात्पर्य है प्रभुत्व या आधिपत्य से, और सिरताज से तात्पर्य पराक्रमी। पुरुहुत इंद्र के पर्यायवाची के लिए प्रयोग में लिया जाता है। पहारन पहाड़, दावा शब्द पक्षिन के गोल पर बाज को, गोल झुंड को कहा जाता है। भूषण अखंड नवखंड, अखंड यानी एक, नवखंड नौ खंड यानी 9 दो द्वीप हैं उसमें। तुम पर दावा रवि किरण समाज को, रवि किरण सूर्य से आशय है यहाँ पर। पूरब पछा देश पश्चिम, पछा कहते हैं पश्चिम, पूरब पछा, पछा पश्चिम, पूरब तो आ चुका है एक दिशा, पछा पश्चिम दिशा। और पातशाही जो बादशाह है उसके लिए संदर्भ है। विशेष रूप से वह यह शब्द औरंगजेब के लिए भूषण ने बार बार प्रयोग में लिया है, पातशाही यानी बादशाह औरंगजेब। इस कविता के अंतर्गत भूषण के द्वारा यह जो कविता सबसे पहले आप लें, भूषण की जो रचना शिवा शौर्य है ना, उससे लिया है और उसके शीर्षक से ही यह हमें पता चल जाता है कि उससे उद्धृत है। इसमें भूषण ने महाराज शिवाजी के जो प्रभुत्व है, उनका जो प्रभाव है, उसका चित्रण किया है और अनेक उपमानों का सहारा लेते हुए महाकवि भूषण ने महाराजा शिवाजी के आधिपत्य, प्रभुत्व और उनके एक छत्र जो राज है उनकी व्यापकता की चर्चा की है। भूषण कह रहे हैं कि जो
गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर। जो पक्षीराज गरुड़ है उसका प्रभुत्व सदा सर्पों के समूह पर होता है, और बलशाली सिंह का प्रभुत्व जिस प्रकार हाथियों के झुंड पर होता है, दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को। जिस प्रकार जो बलशाली जो सिंह होता है उसका प्रभुत्व हाथियों के झुंड पर होता है, और इंद्र का प्रभाव जिस प्रकार पर्वतों के कुल पर माना जाता है, दावा पुरुहूत को पहाड़न के कुल पर। जो इंद्र का जो प्रभाव है, पुरुहूत मैंने पहले संबोधन दिया आपको कि वह इंद्र के लिए है। इंद्र क्या है? सबसे प्रतापी जो राजा हैं, शिरोमणि, और पर्वतों के ऊपर निवास करने वाले पर्वतों के राजा माने जाते हैं। तो इंद्र का प्रभाव पर्वतों के कुल पर माना जाता है। उसी प्रकार शिवाजी का प्रभाव भी उन सर्पों, बलशाली सिंह, इंद्र, इनसे किसी प्रकार से कम नहीं है। आगे भी इसी प्रकार के उपमानों की चर्चा कवि ने की है कि देवराज इंद्र ने पर्वतों के पंख काट दिए थे, उन्हें निश्चित कर दिया था। सभी पक्षियों के जो झुंड हैं वह गोल सदा ही बाज का अधिकार रखते हैं। भूषण कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो नवखंड है, भूषण अखंड नवखंड, जो नवखंड यानी 9 भाग, संसार के जो 9 द्वीप हैं उसमें पूरा संसार जो विभक्त है, पृथ्वी में व्याप्त जो अंधकार पर सूर्य की किरणों का जो प्रभाव रहता है, भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में पूरे संसार में जो 9 भागों में 9 खंड जो प्रचलित हैं, इसी प्रकार पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर जो व्याप्त अंधकार है उस पर सूर्य की किरणों का जो एक प्रभाव रहता है, और पूरब से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक सभी राज्यों में, पूर्व पश्चात देश, दक्षिण ले उत्तर, यहाँ चारों दिशाओं का संबोधन है महाकवि भूषण के द्वारा कि चारों दिशाओं में जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है उस पर जहाँ भी जहाँ पातशाही बादशाह औरंगजेब, जहाँ औरंगजेब का आधिपत्य है, वहाँ महाराज छत्रपति शिवाजी का अपने अधीन करने का जो अधिकार, जो प्रभुत्व है, वह देखते ही बनता है। तो इस पद के अंतर्गत महाकवि भूषण ने जो हमारे सामने प्रत्येक संबोधन दिया है वह यह कि जहाँ कहीं भी मुगल साम्राज्य विद्यमान है, यानी जहाँ तक मुगल साम्राज्य का जहाँ तक वो विद्यमान है, शिवाजी महाराज उस सीमा तक, उस राज्य को, उस सीमा को अपने राज्य में मिलाने या उस पर विजय प्राप्त करने में पूरी तरीके से समर्थ हैं, क्योंकि मुगल बादशाह शिवाजी अत्यधिक मुगल बादशाह औरंगजेब और शिवाजी से अत्यधिक भयभीत और हमेशा शंकित रहते हैं। इसमें जो यमक अलंकार है उसका प्रयोग किया गया है, पुनरुक्ति प्रकाश है का प्रयोग भी है, और जहाँ तक कवित्व संदेह तो मन हरण कवित्व का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। विशेष बात जो इस पद के अंतर्गत है वह आप ध्यान में रखें, वह यह कि सूर्य, सिंह, इंद्र, पक्षीराज तथा बाज उपमानों का प्रयोग करके कवि ने जो शिवाजी के प्रभाव है उसकी जो सशक्त अभिव्यक्ति है वह हमारे सामने प्रकट की है। अब अगला जो पद है उसे पढ़ें आप पहले, फिर हम उसका अर्थ करेंगे। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बिजन डुलाती वे बिजन डुलाती है। इस बात को आप विशेष ध्यान में रखें कि इस पूरे पद में यमक अलंकार का जो प्रयोग है वह बहुत ही दर्शनीय है। एक चमत्कार जैसा यह अलंकार का प्रयोग, यमक अलंकार का प्रयोग इस पद में हमें देखने को मिलेगा। भूषण भनत शिवराज, वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती है। कवि ने यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग करते हुए जो महाराज शिवाजी है उसके जो पराक्रम का चित्रण किया है, वो उसका दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है। सबसे पहले आप इन कठिन शब्दों को हम लें जिसके अंतर्गत हम इस पद को समझने में हमें आसानी रहेगी। मंदिर कहते हैं भवन को, पर्वत गुफा उससे संबंधित भी आता है मंदिर, रहने वाली, पर्वत गुफा आदि। घोर भयंकर,
और कंदमूल, कंदमूल कहते हैं जो प्राकृतिक जो फल फूल पेड़ पौधे हैं उसके वो चीज़ें। बैर, बैर मतलब एक फल है, और ये दूसरे बैर मतलब उसका बार समय से संबंधित है, कितनी बार। और नगन, हीरे मोती नगन। जड़वाना, जड़ाती है जड़वाना। शिवा शौर्य से अवतरण इस पद के अंतर्गत महाकवि भूषण के द्वारा जो शत्रु पक्ष है उसकी एक दुर्दशा जो हो रही है उसका चित्रण हमारे सामने किया गया है। महाराज शिवाजी के शौर्य पराक्रम की प्रशंसा करते हुए भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी के भय से शत्रु पक्ष की बड़ी दुर्दशा हो गई है। पहले शत्रुओं की जो स्त्रियां थी वह ऊंचे घोर मंदिर के ऊंचे ऊंचे महलों अट्टालिकाओं में निवास करती थी, किंतु अब वे भयभीत होकर अंदर रहन वाली, वे अब भयभीत होकर के ऊंचे पर्वतों की घनघोर गुफाओं में वे रहने लग गई है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती, जो पहले ऊंचे ऊंचे महलों में अट्टालिकाओं में प्रासादों में जो रानियां रहती थी वे भयभीत होकर ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, वे ऊंचे ऊंचे पर्वतों की घनघोर गुफाओं में रहने लगी। जो शत्रु पक्ष की स्त्रियां पहले मीठे मधुर भोजन खाती थी, कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग करें एक ही शब्द है, दोनों बार अलग अलग उसका अर्थ है। पहले कंदमूल का अर्थ है कि जो राज घराने की जो स्त्रियां थी वह पहले मीठे मधुर और स्वादिष्ट जो फल फूल भोजन आदि खाया करती थी, अब वे जंगलों में भटकती भी जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं उसको खा करके अपना जीवन गुजार रही है। तीन बेर खाती, वे तीन बेर खाती है। जो तुर्क आक्रमणकारी हैं उनकी जो प्रासादों में रहने वाली जो स्त्रियां हैं वो पहले दिन में 3 बार भोजन किया करती थी, 3 बेर खाती, 3 बार यानी 3 पूरे दिन भर में 3 बार भोजन करती थी। अब वे ही क्या हो रही है, वनों में झाड़ियों में चुनकर 3 बेर खाकर बड़ी मुश्किल से अपना जीवन गुजार रही है। 3 बेर खाती, वे 3 केवल बेर खा करके अपना समय गुजार रही है। बेर है ना, एक फल है जो सामान्यतः मीठा होता है किंतु वह जंगलों में ही मिलता है और उससे खाकर के पेट अपना भर रही है। पहले उनके जो अंग होते थे भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, पहले जो उनके अंग थे उन अंगों में आभूषणों लदे हुए रहते थे, आभूषणों के बोझ से वे शारीरिक सौंदर्य उनका झलकता था, अंग अंग उनके आभूषणों में दिखाई देते थे, परंतु अब वे भूख की पीड़ा से उनके अंग क्या हो रहे हैं, बिल्कुल ढीले पड़ गए हैं, शिथिल अंग। अब भूख की पीड़ा से उनके अंग शिथिल पड़ गए हैं। वही अंग जो पहले आभूषणों के बोझ से अत्यंत शोभायमान नजर आते थे, अब वे ही भूख की पीड़ा से ढीले पड़ गए। जो शत्रु नारियां पहले राजमहलों में रहती भी दूसरों से पंखे झुलवाती थी, बिजन डुलाती, पहले जो बिजन पंखा ना गर्मी से राहत पाने के लिए वे दूसरी जो स्त्रियां थी, शत्रु के जो नारियां थी वे दूसरी स्त्रियों से राजमहलों में रहते हुए पंखे डुलवाती थी, अब वे ही निर्जन जंगलों में अकेली डोलती भटकती फिर रही है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती है। जो शत्रु रमणियां पहले हीरे मोतियों के आभूषणों से जड़ी सजी रहती थी, वे अब शिवाजी के भय से राजमहलों में पलायन करके जंगलों में नंगे शरीर के कारण जाड़े में ठिठुरती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कवि ने शिवाजी के पराक्रम का राजमहलों में शत्रु के जो स्त्रियां हैं उस पर जो भयानक प्रभाव है उसका उत्कृष्ट चित्रण किया है। मैंने पूर्व में आपको संबोधन कर दिया कि प्रत्येक जो इस कविता का प्रत्येक पद है उसमें यमक अलंकार का जो चमत्कार है वह द्रष्टव्य बन पड़ा है। और सामान्यतः अधिकांश विद्यार्थी जब यमक अलंकार का प्रयोग करते हैं, जो उसका उदाहरण रखते हैं, वे हमेशा यही उदाहरण हर विद्यार्थी रखता है कि वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। लेकिन यह ध्यान रहे कि इस
पूरे कवित्व में आप यमक अलंकार का कोई भी ना पंक्ति आप उदाहरण के रूप में रख सकते हैं, केवल यही नहीं।